हेलो कॉमरेड फैमिली। सो हियर आई एम लारे फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का कॉमर्स सब्जेक्ट है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बिजनेस यूनिट प्रमोशन। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बिजनेस यूनिट प्रमोशन के बारे में। उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, स्टेजेस ऑफ बिजनेस यूनिट प्रमोशन, फैक्टर डिटरमाइनिंग लोकेशन ऑफ बिजनेस यूनिट, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस प्रमोशन, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, फाइलिंग रिटर्न एंड अदर डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट लीगल प्रोविजन। सो ये सारे टॉपिक हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिजनेस यूनिट प्रमोशन। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। सो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आपको गिवन है बिजनेस यूनिट प्रमोशन रेफर टू ऑल दोज एक्टिविटीज रिलेटिंग टू सेटिंग अप एंड प्रमोशन ऑफ बिजनेस यूनिट। बिजनेस यूनिट प्रमोशन का क्या मतलब है? वो सारी एक्टिविटीज जो किससे रिलेट करती हूँ, बिजनेस को सेटअप करने से एंड उसका प्रमोशन करने से। बिजनेस प्रमोशन सिंपली रेफर टू ऑल दोज एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू बी अंडरटेकन टू एस्टेब्लिश अ न्यू बिजनेस यूनिट फॉर मैन्युफैक्चरिंग और distribution of any product or provide any service to the people। बिजनेस प्रमोशन का क्या मतलब है? यहाँ पर वो सारी एक्टिविटीज जो एक नए बिजनेस को स्टैब्लिश करने में, एक नए बिजनेस को बनाने के लिए जरूरी होती हैं, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी प्रोडक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बना रही है लोगों की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। इट स्टार्ट विद कंसीविंग एन आइडिया ऑफ बिजनेस और डिस्कवरिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग अ बिजनेस। कैसे स्टार्ट होता है? किसी के भी माइंड में एक आइडिया कंसीव होता है बिजनेस का एंड उसको अपॉर्चुनिटी को डिस्कवर करता है और उस बिजनेस को स्टार्ट करता है। assess its feasibility and then take the necessary step to launch the business unit। और जो भी feasibility स्टडी इसके लिए ज़रूरी होती है वो assess करता है। उसके बाद जो भी necessary steps होते हैं उस business unit को launch करने के, वो launch करते हैं। This involves ascertaining as to whether all the basic requirements such as land, building, raw material, machine, equipments etc. are available or not। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि जब भी कोई बिजनेस यूनिट स्टार्ट करनी है तो उसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? जैसे लैंड, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है, प्रोडक्शन यूनिट लगानी है तो उसके लिए कहाँ पर जमीन चाहिए, लैंड चाहिए, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग, कितना एरिया चाहिए, ठीक है। रॉ मटेरियल, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए रॉ मटेरियल का चाहिए, मतलब किस चीज से बन के वो बनेगा। एंड मशीन्स, इक्विपमेंट्स क्या क्या जरूरी है, अवेलेबल है या नहीं है, जो जो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए चाहिए। If they are available, one can assemble them, arrange necessary funds and set up business unit to give shape to the initial idea of establishing business। अब ये चीजें पहले देखनी होती हैं कि बिजनेस यूनिट को हमें ये चीजें चाहिए बनाने के लिए। अगर वो सारी चीजें अवेलेबल हैं तो उनको असेंबल करना, ठीक है, उनको इकट्ठा करना, ठीक। उसके बाद जो भी नेसेसरी फंड है उसको अरेंज करना कि भाई कितना पैसा लगेगा इसको स्टार्ट करने में, फिर उस आइडिया को एक शेप देना एंड अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना। सो बिजनेस यूनिट प्रमोशन क्या होता है? किसी भी नए बिजनेस को स्टैब्लिश करना और उसको आगे बढ़ाना, प्रमोट करना। देन नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ बिजनेस यूनिट प्रमोशन। बिजनेस यूनिट के प्रमोशन में क्या क्या स्टेज आती है? सो फर्स्ट वन इज डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसकी डिस्कवरी होती है। सेकेंड, साइज ऑफ बिजनेस फर्म। बिजनेस फर्म जो होती है बहुत साइज की होती है, स्मॉल हो गई, मीडियम हो गई एंड लार्ज हो गई, ठीक है। जैसा पैसा लगा होता है, जैसा उसका नेचर होता है, वैसा उसका साइज हो जाता है। थर्ड इज लोकेशन ऑफ अ बिजनेस यूनिट। लोकेशन कैसी होती है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है या जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है वो जहां पर अवेलेबल होता है, वो लोकेशन बिजनेस यूनिट के लिए देखनी होती है। एंड फोर्थ इज सिलेक्शन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका क्या फॉर्म रहेगा, वो फॉर्म सेलेक्ट करना। एंड फिफ्थ वन इज फाइनेंशियल एंड टैक्स प्लानिंग। फाइनेंशियल मीन्स कि कितना पैसा उसमें लगेगा और कितना टैक्स पे करना पड़ेगा।
6 इज फिजिकल फैसिलिटीज, फिजिकल फैसिलिटीज जैसे मशीनरी इक्विपमेंट्स वगैरह हो जाएंगे, ये स्टेजेस में आ जाते हैं। एंड 7th है लीगल फॉर्मेलिटीज, उसके बाद जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरी करनी होती है। देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना होता है, मैन पावर रिक्वायरमेंट की किसी, अब मशीनरी ले ली, उसको चलाने के लिए भी तो लोग चाहिए, तो मैन पावर की जरूरत होती है, मैनेजमेंट के लिए लोग चाहिए होते हैं। सो कितने मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। एंड देन लॉन्चिंग द एंटरप्राइज, उसके बाद एंटरप्राइज लॉन्च होती है। सो सारी चीजें ऐसे लाइन से होती हैं। स्टेज होती है कि सबसे पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखनी है, साइज देखना है, लोकेशन, फिर फॉर्म सेलेक्ट करना है, फाइनेंशियल असिस्टेंट देखनी है, फिजिकल फैसिलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मैन पावर रिक्वायरमेंट, एंड देन जाके लॉन्च होता है। ठीक है, सो ये स्टेजेस हो जाएंगी। देन नेक्स्ट है फैक्टर डिटरमाइनिंग लोकेशन फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस यूनिट। बिजनेस यूनिट की जो लोकेशन है उसको सेट करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स देखे जाते हैं। फर्स्ट वन, जैसे अभी हमने देखा, नियरनेस टू रॉ मटेरियल, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, जिस भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए वो इंडस्ट्री या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका रॉ मटेरियल क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम पेन ले, तो पेन में क्या चीज लग रही है, रॉ मटेरियल इसका प्लास्टिक है। ठीक है, सो रॉ मटेरियल जहां इजीली अवेलेबल होगा, जहां पास होगा, वहां पर वो बिजनेस यूनिट लगाई जाएगी। ठीक है, सेकेंड इज नियरनेस टू मार्केट। अब ऐसा भी नहीं है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बना ली, ठीक है, यहाँ पर ऐसी लोकेशन पर जहाँ रॉ मटेरियल अवेलेबल है बट मार्केट उससे बहुत ज्यादा दूर है, तो ट्रांसपोर्ट का भी बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, तो मार्केट के भी पास होना चाहिए। देन थर्ड इज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। फोर्थ स्किल्ड लेबर, अगर स्किल्ड लेबर नहीं है तो उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। कोई भी काम है वो लेबर को दिया जा रहा है, सो उसको वो स्किल नहीं है पूरे करने के लिए, तो उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, इसलिए स्किल्ड लेबर चाहिए होती है। एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ऐसे सारी एक्टिविटीज करना जो लॉ एंड ऑर्डर के अंडर हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज को फॉलो करना, नेचुरल फैक्टर्स का ध्यान रखना, एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। सो ये सारी चीजें देखने के बाद लोकेशन सेट की जाती है किसी भी बिजनेस यूनिट की। एंड नेक्स्ट देखेंगे रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस प्रमोशन, बिजनेस के प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है। सो फर्स्ट वन इज फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजीज फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि बहुत सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई है, फॉर्मुलेट की है, एंड उनको इम्प्लीमेंट किया, एक्ट में लाया, और ये किसके लिए है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स के लिए। सेकेंड, मॉनिटरिंग द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसको मॉनिटर करना। थर्ड, फॉर्मुलेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई जो होता है उसको फॉर्मुलेट करना, पॉलिसी एंड प्रमोशन एंड अप्रूवल देना, और फैसिलिटेशन ऑफ एफडीआई। एंड फोर्थ इज इंकरेजमेंट टू फॉरेन टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन एट इंटरप्राइज लेवल एंड फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी पैरामीटर फॉर द सेम। टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन जो भी इंटरप्राइज लेवल पर है, फॉरेन टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, उनको बढ़ावा देना, इनकरेज करना। एंड फिफ्थ इज फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेट जो पॉलिसीज बनी है उनको बनाना इन द फील्ड्स ऑफ पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेगुलेशन रूल मेड देयर एंड। सो बोला है कि जो भी पॉलिसीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड होती हैं वो फॉर्मुलेट करना, किसके फील्ड में, जैसे पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया, या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स और सर्विसेज का हो गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज प्रोमोटिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरिया, जो इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरियाज हैं उनको प्रमोट करना, आगे बढ़ाना गवर्नमेंट का काम होता है। एंड नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, टेक्निकल कॉपरेशन, और प्रोडक्टिविटी क्वालिटी के लिए या टेक्निकल कॉपरेशन को प्रमोट करना, कि अगर किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में टेक्निकली कोई प्रॉब्लम है उसको कॉपरेट करती है गवर्नमेंट, और जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए प्रमोट करती है। सो गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है बिजनेस प्रमोशन के लिए, वो यहाँ पर आपको गिवन है। देन नेक्स्ट देखेंगे लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लाइसेंस कैसे मिलता है, किसके अंडर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। सो फर्स्ट वन यहाँ पर गिवन है रजिस्ट्रेशन अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956।
जो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 है उसमें बोला है अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी नीड्स टू रजिस्टर अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। कोई भी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है उसको इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, तभी उस कंपनी की एग्जिस्टेंस मानी जाएगी। द प्रमोटर मस्ट ऑब्टेन द इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। और जो कंपनी के प्रमोटर हैं वो उनको एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से, एंड वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ही होता है जब हम बोलते हैं कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेटअप हो गई है, अब वो अपना काम स्टार्ट कर सकती है। सो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के बाद उसकी एग्जिस्टेंस हो जाती है। देन सेकेंड है रजिस्ट्रेशन अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अ पार्टनरशिप फर्म मे हैव टू रजिस्टर अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब देखो बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो पार्टनरशिप में बनी होती है, जैसे 4 पार्टनर ने मिलकर एक कंपनी को बनाया है, सो उस फर्म को हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। ठीक, सो पार्टनरशिप फर्म जो है वो किसके अंडर रजिस्टर होनी चाहिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर। एंड द पार्टनरशिप डीड अलोंग विद अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्टर ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, जैसे अगर 4 पार्टनर जो हैं वो मिलके किसी भी फर्म को बना रहे हैं तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि भाई प्रॉफिट कितना कितना शेयर होगा, लॉस कैसे कैसे शेयर होगा, क्या रेशियो रहेगा, ठीक है, कितनी कैपिटल लगेगी, कितनी ड्राइंग्स रहेंगी, तो ये सारी चीजें जो हैं वो पार्टनरशिप डीड में होती हैं। सो पार्टनरशिप डीड जो है उसमें जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे फाइल किए जाते हैं रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को। एंड थर्ड यहाँ पर गिवन है रजिस्ट्रेशन अंडर द बॉम्बे शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1948। द प्रमोटर ऑफ एवरी एस्टैब्लिशमेंट शेल सेंड टू इंस्पेक्टर ऑफ लोकल एरिया कंसर्न अ स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टुगेदर विद प्रिस्क्राइब्ड फी कंटेनिंग नेम ऑफ द प्रमोटर एंड मैनेजर, पोस्टल एड्रेस, नेम ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, कैटेगरी, फी एक्सेट्रा। बॉम्बे शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट में क्या गिवन है कि एवरी एस्टैब्लिशमेंट, जो भी एस्टैब्लिशमेंट होगा उसके जो प्रमोटर हैं वो लोकल एरिया के इंस्पेक्टर को सारी चीजें, जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर गिवन है वो सेंड करेंगे। ठीक है, प्रिस्क्राइब फीस जो उसमें गिवन होगी वो सेंड करेंगे, एंड जो भी प्रमोटर के नेम है, मैनेजर है, पोस्टल एड्रेस है और जो एस्टैब्लिशमेंट का नाम है, कैटेगरी है, वो सारी चीजें वहां पर दी जाएगी। एंड फोर्थ इज रजिस्ट्रेशन ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज। माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज का यहाँ पर गिवन है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स विद इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 25 लाख इज नोन एज माइक्रो इंटरप्राइज। देखो माइक्रो का मतलब फर्स्ट स्टेप जो होता है कि सबसे छोटी इंडस्ट्रीज जो है वो माइक्रो हो जाती हैं, ठीक है, फिर स्मॉल, मीडियम, उसके बाद लार्ज। तो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है उसके लिए रजिस्ट्रेशन यहाँ पर बोला है कि जिसका भी प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट 25 लाख होगा उसको हम बोल सकते हैं कि ये माइक्रो इंटरप्राइज है। ठीक है, उसके अंडर उसको रजिस्ट्रेशन कराना है। देन नेक्स्ट इज फिफ्थ है ऑब्टेनिंग फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन लाइसेंस। प्रमोटर ऑफ बिजनेस यूनिट dealing in hotels, food, drugs need to obtain FDA license before starting operations। जो भी बिजनेस यूनिट के प्रमोटर हैं जैसे होटल्स के, फूड के एंड ड्रग्स के, उनको FDA लाइसेंस यानी कि फूड एंड ड्रग लाइसेंस जो है एडमिनिस्ट्रेशन का वो चाहिए होता है अपने बिजनेस ऑपरेशंस को स्टार्ट करने से पहले। एंड सिक्स इज क्लियरेंस फ्रॉम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। If a business unit is engaged in manufacturing process which may pollute the environment, then in such a case clearance is required from state pollution control board। अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसके जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उससे एनवायरमेंट पॉल्यूट होता है, एनवायरमेंट में पॉल्यूशन फैलता है, तो उसको यहाँ पर अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑपरेशन है उसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर क्लियरेंस का जो है वो लेना पड़ता है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। जो भी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है उससे क्लियरेंस लेना होता है, उसके बाद वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस स्टार्ट करती है। सो ये कुछ
लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन है कि कौन सी कंपनीज को किसके अंडर रजिस्ट्रेशन करना होता है एंड लाइसेंस लेना होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज फाइलिंग रिटर्न एंड अदर डॉक्यूमेंट, रिटर्न कैसे फाइल करेंगे एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें चाहिए होते हैं। सो फर्स्ट वन यहाँ पर गिवन है परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसको हम पेन नंबर बोलते हैं। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन द कंपनी मस्ट ऑब्टेन इट्स परमानेंट अकाउंट नंबर। PAN is mandatory for opening bank account, filing of income tax return and various other financial transactions. सो परमानेंट अकाउंट नंबर क्यों चाहिए होता है? इनकॉर्पोरेशन के बाद जैसे ही इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है तो कंपनी को अपना परमानेंट अकाउंट नंबर चाहिए होता है एंड ये मैंडेटरी होता है बैंक अकाउंट खोलने के लिए। ये मतलब जरूरी है, कंपलसरी है किसी भी बैंक अकाउंट को खोलने के लिए। एंड जिसमें क्या कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना इनकम टैक्स का जो रिटर्न है वो फाइल कर सकती है, ठीक है। एंड बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के लिए भी पैन का जरूरी होता है। सेकेंड इज टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, जिसको हम 10 नंबर बोलते हैं। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन कंपनी मस्ट ऑल्सो ऑब्टेन अ टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। 10 इज रिक्वायर्ड फॉर डिपोजिटिंग ऑफ TDS या TCS। यहाँ पर TDS जो कटता है तो उसके लिए हमें 10 नंबर जरूरी होता है और इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी को ये ऑब्टेन करना भी जरूरी होता है। थर्ड इज वैल्यू एडेड टैक्स, वेट टैक्स जो होता है। वैल्यू एडेड टैक्स रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर अ ट्रेडिंग बिजनेस। जो ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं उनके लिए वैल्यू एडेड टैक्स जरूरी है। फोर्थ इज प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स किसके लिए होता है? प्रोफेशनल टैक्स इज अ टैक्स ऑन प्रोफेशन। जो प्रोफेशन होते हैं जैसे डॉक्टर, लॉयर, ये जो प्रोफेशन है उनके लिए प्रोफेशनल टैक्स होता है। सो इट इज एप्लीकेबल इन सेम स्टेट इन इंडिया एंड द रेट ऑफ टैक्स ऑल्सो वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। मतलब हर स्टेट में है इंडिया की, बट इसका रेट जो है वो हर स्टेट में अलग अलग है। Fifth one is service tax. Service tax is applicable on an entity which is engaged in providing prescribed services. बहुत सारी ऐसी बिजनेस यूनिट हैं जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करती हैं, बट बहुत सारी ऐसी बिजनेस यूनिट हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गई, ठीक है। बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए उनको एक सर्विस टैक्स पे करना होता है। सो ये उनके लिए एप्लीकेबल होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंट लीगल प्रोविजंस। क्या लीगल प्रोविजंस होते हैं जो जरूरी हैं? कंपनी मस्ट फॉलो वेरियस लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू वेरियस एक्ट सच एज। कंपनीज को बहुत सारे लीगल प्रोविजंस होते हैं, बहुत सारे एक्ट से रिलेटेड वो फॉलो करने होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट होता है कि जो भी वर्कर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं उनको जो कंपनसेशन दिया जाता है उससे रिलेटेड सारी चीजें वर्कमैन कंपनसेशन में होती हैं। सेकेंड ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 and Bonus Act 1926, Payment of Wages Act 1936, Factories Act 1948, Minimum Wages Act 1948, Employees State Insurance Act 1948, Indian Companies Act 1956, Micro Small Medium Enterprise Development Act 2006, and Foreign Exchange Management Act 1999, and last is Industrial Dispute Amendment Act 2010. So ये सारे एक्ट जो हैं उसमें जो भी लीगल प्रोविजन है वो कंपनीज को फॉलो करने होते हैं। इस एक्ट में जो जो चीज़ें जैसे जैसे गिवन होती हैं उसके हिसाब से वर्क करना होता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट लीगल प्रोविजंस हैं जो कंपनीज के लिए होते हैं। सो आज की वीडियो में हमने देखा बिजनेस यूनिट प्रमोशन के बारे में कि बिजनेस यूनिट प्रमोशन क्या होता है। फर्स्टली इंट्रोडक्शन एंड देन स्टेजेस क्या होते हैं बिजनेस यूनिट को प्रमोट करने के, एंड क्या फैक्टर हमें देखने होते हैं लोकेशन सेट करने के लिए। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जब लोकेशन सेट करनी है सो उसके लिए क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस प्रमोशन। बिजनेस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है, एंड लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को लाइसेंसिंग की जरूरत होती है, किसके अंडर लाइसेंस किसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना है, लाइसेंस चाहिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को, एंड फाइलिंग रिटर्न एंड अदर डॉक्यूमेंट। रिटर्न फाइल करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, एंड लास्टली इंपॉर्टेंट लीगल प्रोविजन। सो आई होप सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।